हेलो दोस्तों हिम मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे HP TGT नॉन मेडिकल का टैट का एग्ज़ाम जो कि HP बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था जुलाई 2022 में। इसका मैथ सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। इसमें बोला है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर जेड। एंगल जेड आपको निकालना है। पैरेललोग्राम आपको दी हुई है। आपको पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक तो पैरेलल होती हैं और साथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखो साइड HO और EP ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और इनको साइड HP क्या कर रही है, काट रही है। तो इस साइड्स को HP को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल साइड्स को अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन काटती है ना तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल ना। ठीक है, तो इसका मतलब HP क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो ये एंगल जो है आपका EHP ये 40 डिग्री आपको दिया है। एंगल EHP कितना दिया है, 40 डिग्री। इसका मतलब एंगल HPO ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो ट्राइंगल PHO, ट्राइंगल PHO में देखो आप 70 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, ट्राइंगल PHO में 70 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल PHO का। और आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे अपोजिट एंगल। मतलब क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है आपका 70, ये इक्वल होगा सम, किसका सम, इंटीरियर अपोजिट एंगल। 70 के जो अपोजिट एंगल है, एक एंगल जेड है और एक एंगल 40 है, तो 70 इक्वल होगा जेड प्लस 40 के। आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। 40 को आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40 और इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में है, 30 आपका ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का। तो नंबर ऑफ साइड्स जब आप निकालते हैं तो वो कितना होता है, 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया आपको, 45 डिग्री। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो 45 8 का कितना होता है, 360। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी, सॉरी नंबर ऑफ साइड 8 बन जाएंगी। 8 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103। इसमें बोला है ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड फादर जो है वो 10 टाइम बड़ा है किससे, ग्रैंड डॉटर से। तो ग्रैंड डॉटर को हम मान लेते हैं एक्स, ग्रैंड डॉटर को मैं GD लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी मान ली हमने, एक्स। इसका मतलब ग्रैंड फादर जो है वो उसकी एज कितनी होगी, 10x होगी ना, क्योंकि 10 टाइम बड़ा है ग्रैंड फादर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ग्रैंडफादर जो है 54 ईयर ओल्डर देन हर। तो ग्रैंडफादर इज, तो ग्रैंडफादर इज का मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 10x। तो ये आ गया ग्रैंडफादर। इज का मतलब मैथ में होता है इक्वल टू, ग्रैंडफादर इज 54 ईयर ओल्डर, 54 ईयर बड़ा है
किससे बड़ा है? ग्रैंड डॉटर। तो राइट साइड में कितना आ जाएगा? x प्लस 54। तो ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। ये उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। ऐसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। x को आप ले जाओगे लेफ्ट साइड में तो x माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, और राइट साइड में कितना बचेगा? 54। 10x माइनस एक्स कितना आएगा? 9x, और 9x इज इक्वल टू कितना? 54। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब आपको पूछा क्या है? फाइंड द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की एज आपको निकालनी है। ग्रैंड डॉटर की एज कितनी मानी थी आपने? x कितना निकाला हमने? 6। 6 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। देखो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको जब उस नंबर में हम ऐड करें तो सम कितना आ जाए? 0। देखो फॉर एग्जांपल 2 आपको दिया हुआ है और आपको बोला है कि 2 का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो 2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -2। और जब 2 और -2 का आप क्या करोगे? सम करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो आपको अगर ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स उसने पूछा है तो वो कितना होगा? -a अपॉन बी, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ। देखो उसने बोला है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये मान ली हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, तो बोलता है इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी रेशो क्या होगी। अब देखो ए जो है वो क्या है? वर्टेक्स है ना। पॉइंट ए से अगर हम परपेंडिकुलर गिराएं किस पे? लाइन बी सी के ऊपर, और इस पॉइंट को नाम दे दें हम डी, तो ए डी क्या है? एल्टीट्यूड, ठीक है ना। इसी तरह से पॉइंट बी से अगर हम परपेंडिकुलर गिराएं किस पे? लाइन ए सी पे, और इस पॉइंट को नाम दे दें हम बीई, तो बीई भी क्या होगा? एल्टीट्यूड। सिमिलरली पॉइंट सी से अगर हम एल्टीट्यूड गिराएं किस पे? लाइन ए बी के ऊपर, और इस पॉइंट को नाम दे दें हम एफ, तो सी एफ भी क्या होगा? एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो वर्टेक्स थे उनसे क्या गिराए हमने? अपोजिट साइड से पे परपेंडिकुलर गिराए, और इन परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो आपको बोला है इन एल्टीट्यूड्स की रेशो क्या होगी। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड होते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ए डी बी ई सी एफ ये सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो अगर ये सारे इक्वल होंगे तो इनकी रेशो क्या बनेगी? 1:1:1, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106। इसमें आपको मीन निकालना है फर्स्ट 10 होल नंबर का। तो होल नंबर पता है आपको कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। तो ये आपके पास कितने होल नंबर हो गए? 10 होल नंबर हो गए। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर 10 है आपके पास। न्यूमरेटर में सम कर लो आप टर्म्स को, कितना आएगा देखो। 9 और 8 17, 17 7 24, 6 35, 35 39 42 44 और 45 आएगा आपका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 10 आएगा। इसको जब आप पॉइंट में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 4.5। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107। हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। बोला अगर एक व्हील अगर 352 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कितनी बार रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो देखो ये व्हील है,
और रेडियस आपको कितना दिया है इसका 28 सेंटीमीटर। अब व्हील एक बार अगर रोटेट कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंसिस है। ठीक है ना, एक बार रोटेट अगर व्हील कर रहा है ना तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफ्रेंसिस होता है। और व्हील का सरकमफ्रेंसिस क्या होगा 2πr। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ रोटेशन, सॉरी नंबर ऑफ रोटेशन ही आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। तो व्हील जो है एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस करता है जितना उसका सरकमफ्रेंसिस होता है। और व्हील का सरकमफ्रेंसिस कितना होता है 2πr, ये सबको पता है। आप रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ। तो वन रोटेशन इज इक्वल टू 2πr लिखा हमने, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपको कितना दिया है 28। ठीक है ना, इसको जब फर्दर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 से 28 कटेगा तो 7 4 × 28। अब आपके पास क्या बचा 2 × 22 × 4। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों टर्म्स को तो आपके पास आ जाएगा 176 आ जाएगा। और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि रेडियस आपका किस में था सेंटीमीटर में। अब देखो आपको निकालना क्या है कि 352 मीटर अगर व्हील डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो नंबर ऑफ रोटेशन कितनी बार कर रहा है। तो नंबर ऑफ रोटेशन आपको निकालनी है। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको कहाँ लिखते हैं हम, राइट साइड में। तो देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि 176 सेंटीमीटर अगर व्हील डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो एक रोटेशन करता है। आई बात समझ में। और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए व्हील कितनी रोटेशन करेगा 1/176 रोटेशन। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 352 मीटर जाने में वो कितनी रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन कितनी होंगी। तो 1/176 मल्टीप्लाई 352। अब 352 के साथ में 100 लिख रहा हूँ मैं। क्यों लिखा, क्योंकि 352 किस में है मीटर में, और ये जो 176 है ये किस में है सेंटीमीटर में। तो आपको 352 मीटर को भी किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने मीटर हटा के क्या लिखा 100 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो, कट तो जाएगा ये। देखो 176 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 352। तो आपके पास क्या बचा 2 × 100, 2 × 100 कितना होगा 200। तो 200 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपके पास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, द अदर डायगोनली। अब देखो ये क्वेश्चन ना लगभग हर जो एग्ज़ाम है ना आपका जेवीटी टैट में भी ये क्वेश्चन आया था एरिया ऑफ रोम्बस से रिलेटेड, और यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका 1/2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2। एरिया आपको दिया है कितना 240, तो ए की जगह 240 लिख दिया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख दिया, 1/2 की जगह 1/2 लिख दिया। D1 आप 16 कर लो, D2 आपको निकालना है। 2 1 द 2, 2 8 द 16, कितना आ गया 240 राइट साइड में 8 × D2। 8 को दूसरी तरफ ले जाओगे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा किसके साथ 240 के साथ। तो क्या बनेगा आपका यहाँ से आपके बन जाएगा 240 डिवाइड बाई 8 और एक साइड बचेगा आपका D2। ठीक है, अब 8 3 का कितना हो गया 24 30 आ गया आपका न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब दूसरे वाला डायगोनल जो है वो कितना आ जाएगा आपका 30। तो D2 = 30।
तो 30 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में 30 है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। मतलब हाइट आपको दे रखी है कितनी, 21, और स्लैंट हाइट 28 सेंटीमीटर। देखो हाइट हम डिनोट करते हैं एच से, जो कि 21 सेंटीमीटर आपको दी है, और जो स्लैंट हाइट है उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। और कोन कुछ ऐसा होता है आपके पास, ठीक है, और ये जो लाइन होगी इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, और ये जो हाइट है इसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं या सिंपल हाइट बोल देते हैं, और ये आपको कितनी दी है, 21, और ये जो स्लैंट हाइट है वो कितनी दी है, स्लैंट मतलब तिरछी, ये जो तिरछी लाइन है वो कितनी है, 28। ठीक है, आपको निकालना है क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। आप देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ना वो 1/3 होता है, किसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बनेगा, 1/3। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कितना होता है, πr²h। तो ये याद रखना आपने कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो 1/3 होता है, किसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कि क्या क्या चाहिए, एक तो आपके पास रेडियस चाहिए, हाइट तो आपको दी हुई है। अब देखो रेडियस आपके पास है नहीं है, तो रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपके पास रेडियस है, और ये एंगल आपको पता है क्या होगा, 90 डिग्री। अगर मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी लिख लूँ, तो ए बी सी क्या होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको दो साइड्स दी हैं तो तीसरी निकाल सकते हो आप, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन हटा इरेज कर रहा हूँ। इसमें ए सी लाइन जो है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बी सी और ए बी में कोई भी लाइन जो है बेस या फिर परपेंडिकुलर हो सकती है। जिस लाइन पे वैसे दो एंगल बनते हैं उसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो 21 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। तो यहाँ लिख लोगे आप 784। तो मैंने बोला था आपको 1 से लेके 30 तक के आपके पास स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम में आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अब 21 का स्क्वायर कितना बनता है, 441 ही बनता है ना, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप 441 को ले जाओगे लेफ्ट साइड में तो माइनस का हो जाएगा ये, और राइट साइड में आर स्क्वायर आएगा। 784 में से 441 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 में से 1 गए 3, 8 में से 4 गए तो 4, 7 में से 4 गए 343। तो ये क्या आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू। आपको रेडियस चाहिए तो आप क्या करो, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा ना, तो 343 का अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि आप फॉर्मूले में देखो ना, फॉर्मूले में देखो क्या है, आर स्क्वायर है ना, तो आप डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू 343 रख दो वहाँ पे। आपको यहाँ पे 343 का अंडर रूट क्यों निकालना है, वो टाइम वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी 343 का जो आप अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा, वो पॉइंट में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 343 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ। तो फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो v कितना आएगा, वॉल्यूम 1/3, पाई की वैल्यू आपने 22/7 ही लेनी है, ठीक है। और आर स्क्वायर आपको कितना दिया है, 343। आर स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दो आप 343 ना, और एच मतलब वर्टिकल हाइट कितनी दी है, 28। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो आप 7 से 343 कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 7 को 49 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 343। तो यहाँ पे कितना आएगा, 49। ठीक है, 49 आ गया। और
एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो आपको ये लिख दिया ना हमने 28, ये स्लैंट हाइट थी, आपको वर्टिकल हाइट चाहिए, तो वर्टिकल हाइट जो है वो 21 आएगी यहाँ पे, तो इसका आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो 3 7 था कितना होगा 21, तो कुल मिला के आपके पास बचा कितना, आपके पास यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में तो सब कुछ खत्म हो गया ना, न्यूमिनेटर में बचा आपके पास कितना 22 बचा, एक तो एक 49 बचा और एक 7 बचा। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास बनेगा 7546, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 7546 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जेबीटी पे पेपर में भी हमने देखे थे सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूले आपको पूछे हुए हैं, कौन से रिलेटेड फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हुए हैं। कुछ फॉर्मूले आपको मैं जल्दी से बता दूं, कौन का बोले हम आपको बता दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये भी याद रख लो, कौन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2πr l + r, l स्लैंट हाइट होती है, r रेडियस होता है, ठीक है। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, वो कितना होता है πr l, ठीक है। सिलेंडर की बात अगर करें हम, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम अगर सिलेंडर के, तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है, वो होगा आपका 2πr r + h, 2πr ब्रैकेट में r + h, ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होता है किसका सिलेंडर का, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें हम सिलेंडर के, तो वो कितना होता है 2πr होता है, वो सिंपल, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पहले ही बता दिया मैंने πr²h, वॉल्यूम ऑफ कौन हमने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, इसमें बोला x-2 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k, देन द वैल्यू ऑफ k इज, x-2 फैक्टर है इस इक्वेशन का, ठीक है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक एग्जांपल से, पहले एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास x² - 6x + 8 = 0, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप रूट निकालते हो, रूट मतलब x की वैल्यूज, तो कैसे निकालते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, तो कितना आएगा यहाँ से x² - 4x - 2x + 8 = 0, ऐसे बनेगा ना। तो कॉमन आ जाएगा आपका फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 4, अगली दो टर्म से आपके पास माइनस कॉमन आ जाएगा और साथ में 2 कॉमन आ जाएगा, x - 4 आ जाएगा = 0। अब x - 4 फिर से कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x - 2 और = 0। अब ये जो है ना x - 4 और x - 2, ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है फैक्टर, x - 4 क्या है फैक्टर है किसका x² - 6x + 8 का, सिमिलरली x - 2 भी क्या है फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहाँ से जब आप x की वैल्यूज निकालते थे ना, मतलब रूट निकालते थे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो कैसे निकालते थे, x - 4 भी 0 के इक्वल कर लेते थे और x की वैल्यू 4 आ जाती थी। सिमिलरली x - 2 को भी आप किसके इक्वल कर लेते थे 0 के इक्वल, और x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाती थी, ठीक है ना। तो ये x = 4 और x = 2 क्या है, ये रूट है किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये x - 4 क्या है और x - 2 ये फैक्टर हैं। तो अगर x - 4 फैक्टर है तो x = 4 क्या होगा रूट होगा, अगर x - 2 फैक्टर है तो x = 2 क्या होगा रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जब आप इन रूट्स को, रूट मतलब x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2, जब आप x = 4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो ये सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली जब आप x = 2 पुट करोगे ना यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप चेक कर सकते हो, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी
ज़ीरो हो जाएगी। तो देखो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इस क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे। तो अगर x माइनस टू जो है फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो इसका मतलब x इक्वल टू टू क्या होगा, रूट होगा। आई बात समझ में अब इस इक्वेशन का। तो होगा क्या, जब आप इस इक्वेशन में x की जगह टू पुट करेंगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो पुट करो 4 इंटू टू का क्यूब प्लस 3 इंटू टू का स्क्वेयर, एक्स की जगह टू पुट करोगे ना, 4 इंटू टू आ जाएगा प्लस के, और ये सारी की सारी इक्वेशन क्या होगी, ज़ीरो, इसलिए इक्वल टू ज़ीरो लिखना है आपने। 4 इंटू एट हो जाएगा यहाँ से, प्लस 3 इंटू फोर हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। लेफ्ट साइड को सोल्व करो आप, 4 8 द 32 प्लस 12 माइनस 8 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 32 और 12 कितने हो गए, 44, 44 माइनस 8 कितने हो गए, 36, 36 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। 36 को जब आप राइट साइड में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 36। ठीक है ना, तो x की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस 36। तो देख लो माइनस 36 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके आने वाले जो टैट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो आई होप बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।